तो जैसा कि फिज़िक्स में ग्रेविटेशन चल रहा था और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स अब तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता ही होता है, ठीक है। तो जब एक बात बताओ, जब कोई सामान या कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो नीचे आएगा ऑब्वियसली। मान लो कोई बॉल है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ फेंकें तो बाद में वो नीचे तो आएगा ही आएगा। और कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एकदम बराबर स्पीड से नहीं आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है। तो एक्सेलरेशन तब तो उसके पास होगा ही होगा। तो इस केस में उसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है नीचे में, तो जो एक्सेलरेशन लगेगा वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। मतलब जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगा, वर्टिकली अगर मोशन कर रहा है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन लगेगा, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, हम अभी बताएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एक्सेलरेशन है जो किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कोई बॉडी अट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो भी कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। देखो, बार बार हमेशा हम देखें कि स्टूडेंट्स को इस पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो हम बता दे रहे कि कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल है। तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आगे जाके इसमें हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बता दे रहे कि दोनों अलग है, ठीक है। अब स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ही है, तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूँकि सबको पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी। जिस तरह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे, उसका फॉर्मूला डिराइव किए थे, उसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पहले से मानना पड़ता है, तो मान लेते हैं ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एकदम सरफेस पे, ठीक है। ये एकदम सरफेस है। प्लैनेट का मास कैपिटल एम मान लेते हैं और प्लैनेट का रेडियस कैपिटल आर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल एम। तो हम लोग जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि फोर्स बराबर होता है G m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन देम। तो एक बात बताओ, ये प्लैनेट है ये पूरा, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला यही होगा, F इक्वल टू G m बाई आर स्क्वायर। F बराबर G, एक है स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास, एक कैपिटल एम प्लैनेट का मास, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। हम हमेशा बताएं, कोई भी प्लैनेट अगर सरफेस पे है तो रेडियस को क्या मानिए? डिस्टेंस मानिए, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से नापा जाता है, तो डिस्टेंस क्या है? आर। तो यही हम लोग का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू G m बाई आर स्क्वायर। अब देखो, कुछ अजम्पशंस करते हैं। एक बात बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, ठीक है, तो इसके तरफ नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हम बताए थे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही तो इस तरफ लगेगा, यहाँ है तो इस तरफ लगेगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही है, तो ये नीचे तरफ फोर्स लगेगा, वही फोर्स का वैल्यू है हम लोग का F इक्वल टू G m बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक सरफेस है और यहाँ पर ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, तो सबको पता है कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग को पता है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो हर जगह वैलिड है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है
इसके नीचे जो इसके नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये भी फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसा वैसा एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर हम लोग एम इंटू जी लिखेंगे। तो ये फोर्स का यूनिवर्सल फॉर्मूला हर तरफ अप्लाई हो सकता है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। तो ये रहा हम लोग का फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जनरली फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ पर फोर्स क्या लिख देंगे हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स बराबर एम जी। तो जब बॉडी, ये जो बॉडी है नीचे की तरफ जब अट्रैक्ट हो रहा है सेंटर के टुवर्ड्स, तो हम लोग एक ही फोर्स का डबल फार्मूला निकाल लिए। क्या किए, एक बार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग फार्मूला निकाले कि ये इतना फोर्स से अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और एक बार हम लोग न्यूटन के लॉ की वजह से हम लोग एक और फार्मूला निकाल दिए कि एम इंटू जी के फोर्स से क्या होगा, ये नीचे तरफ खिंचाएगा। मतलब एक ही फोर्स है, दोनों बराबर फोर्स है, लेकिन दोनों का फार्मूला अलग अलग, एक ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट से और एक निकले न्यूटन के सेकेंड लॉ की वजह से। ठीक है, तो जब बात बताओ दोनों फोर्स एक बराबर है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, बराबर होगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर और F इक्वल टू एम जी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम जी बराबर जी एम एम बाई आर स्क्वायर। सिंपल सा बात है, इफ़ A इक्वल टू बी और A इक्वल टू सी, तो हम लोग बोल सकते हैं B इक्वल टू सी। वही बात है कि यहाँ पर F बराबर जी एम एम बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर F बराबर एम जी, तो हम लोग दोनों का RHS को बराबर कर दिए, मतलब एम जी बराबर जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो m और m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, और g का हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये रहा हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, इसको अपना कॉपी में नोट करो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोग को मिला g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला थोड़ा डिटेल समझते हैं। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी सबको पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल एम क्या, याद करो, कैपिटल एम था हम लोग का प्लैनेट का मास, तो कैपिटल एम है प्लैनेट का मास, और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब एक चीज़ तुम लोग पता है, नोटिस किए कि नहीं किए, कि यहाँ पर स्मॉल एम का नामो निशानी नहीं है फॉर्मूला में। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल तो आपने बता रहे, मान लो एक कॉस्को बॉल होता है ना, कॉस्को बॉल क्रिकेट वाला, उसको हवा में हम लोग उड़ा के फेंके तो वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो हम लोग बोले सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आएगा। ठीक है, और उस बॉल की जगह मान लो एक बड़ा सा जहाज़ को हवा में उड़ा के फेंक दिए, हम सुपरमैन हैं, बड़ा जहाज़ को हवा में उड़ा के फेंक दिए, तो वो हवाई जहाज जो जहाज़ है वो भी किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो उन्होंने बोला सर वो जहाज़ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से नीचे आएगा। मतलब जो भी चीज़ हम लोग आसमान में फेंक रहे हैं डिपेंड नहीं करता है कि उसका साइज़ क्या है, उसका मास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट का मास क्या है। जैसे कि हम लोग अभी तो बताए कि कोई भी सामान फेंकेंगे आएगा वही स्मॉल जी का एक्सेलरेशन से, चाहे हल्का हो भारी हो, है कि नहीं। तो मतलब स्मॉल एम पे डिपेंड ही नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट का मास कैपिटल एम पे डिपेंड करता है और प्लैनेट का रेडियस पे डिपेंड करता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।